लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था भाई? गॉस थ्योरम और उसकी एक एप्लीकेशन। ठीक है, गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। ठीक है, वन ऑफ द 4 वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसमें से आपका गॉस थ्योरम आता है। पूरा आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है और मैग्नेटिज्म है ना, वो 4 इक्वेशन से मिलकर, मतलब जो बेस है उनका, वो 4 इक्वेशंस के ऊपर बनता है। उन 4 इक्वेशंस में से जो एक इक्वेशन जाती है वो आपकी गॉस थ्योरम होती है। तो गॉस थ्योरम जो है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, सबके बिहाफ पे क्या है भाई, एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप इसको स्किप करके बिल्कुल नहीं जा सकते, इसको बड़े ध्यान से करना है। इसकी एप्लीकेशंस, इसके न्यूमेरिकल, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि गॉस थ्योरम क्या है और उसकी एक एप्लीकेशन भी हमने डिस्कस की थी। तो आपके सिलेबस में जो 4-5 एप्लीकेशंस हैं, आज मैं उसको पूरे को कवर करूंगी। सारी एप्लीकेशंस आज ही खत्म करनी है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा नया भी बैठा है तो उसको पता होना चाहिए कि भाई गॉस थ्योरम होती क्या है। गॉस थ्योरम ने हमें क्या कहा है भाई, कि आपके पास जो क्लोज इंटीग्रेशन होता है किसका भाई, ई डॉट ds का, वो किसके बराबर होता है, q अपॉन एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है। और ये चीज क्या देती है तुम्हें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देती है। दिस इज गॉस थ्योरम, ये गॉस थ्योरम थी। ठीक है, गॉस थ्योरम क्या है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नोट, यानी कि उसने हमें एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दिया था। और उन्होंने क्या कहा था भाई, किसी भी क्लोज सरफेस से अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, कैसे सरफेस से भाई, क्लोज सरफेस से अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना है, जितना भी चार्ज उस सरफेस के अंदर रखा होगा, आपको सिंपली उसको क्या कर देना है, चार्ज को जिस मीडियम में वो रखा है उसकी परमिटिविटी से डिवाइड कर देना है। ये हमारे पास गॉस थ्योरम थी, जो कि हमने यहाँ पे लगा भी रखी है। हमारा जनरल फॉर्मूला था, जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तब हमने सीखा था कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम ऐसे निकाल सकते हैं किसी भी क्लोज सरफेस के ऊपर। उसके बाद गॉस थ्योरम आई तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, जो फाई है मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। तो हमने दोनों को यहाँ कंबाइन करके लिख लिया कि भाई इसकी हेल्प से हम क्या कर लेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे। फ्लक्स फ्लक्स तो बाद की बात है कि फ्लक्स का तो देखा जाएगा जो कुछ होगा, लेकिन जिन पॉइंट्स पे हम अटक रहे थे, जहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इतना इजी नहीं था, जहां पे पॉइंट चार्ज नहीं था, जबकि हमारे पास क्या था, एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, तो वहां पे जब हमें क्या करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी पड़ रही है, तब हम वहां पे क्या अप्लाई करेंगे भाई, गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। उसका एक एग्जांपल हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा भी था, जहां पे हमने क्या था, हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर थी। कैसी वायर थी भाई, थिन वायर थी। और कैसी थी वो, यूनिफॉर्मली चार्ज थी और इन्फिनाइट वायर थी वो। ठीक है, उसके ऊपर हमें नहीं पता कहां तक उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, उस कंडीशन में हमसे पूछ लिया था कि कोई पॉइंट है आपके पास P, और इसके ऊपर आपसे क्या पूछ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए यहाँ पे क्या है। तो इसके अंदर हमने गॉस थ्योरम अप्लाई की थी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया था, कूलम्ब्स लॉ हमारा अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ जो अप्लाई होता है वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए होता है। यहाँ पे पॉइंट चार्ज नहीं है, यहाँ पे चार्ज कैसा है, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द लेंथ, हमें नहीं पता कहां तक वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट्स व्हाई वी चूज गॉस थ्योरम टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। हमने इसलिए इसको प्रेफरेंस दी थी यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी आपको गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है, चाहे किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से निकालनी हो, चाहे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से निकालनी हो, चाहे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, या फिर आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, आपको क्या करने हैं, स्टेप्स आपके सेम ही रहेंगे उसके अंदर। ठीक है, सिर्फ आपका गॉसियन सरफेस का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द चार्ज, कि आपके पास जैसा चार्ज है उसके हिसाब से आपका जो शेप है वो क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। अदरवाइज जो स्टेप्स चलेंगे वो सेम ही चलने हैं। 2-3 स्टेप्स के अंदर आपका जो है ये डेरिवेशन आपके हाथ में होगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ध्यान रखने हैं, कहीं भी कैसा भी मतलब आपके पास आ जाए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा मर्जी हो, स्टेप्स वही चलेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपके पास जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या कंसीडर करना है भाई, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है। ठीक है, गॉसियन सरफेस क्या करना है, कंसीडर करना है। एक ऐसा सरफेस होता है भाई, इमेजिनरी सरफेस होता है, ठीक है, जिसके थ्रू से हमें क्या निकालना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्योंकि ये अप्लाई ही किस पे होता है, हमारा क्लोज सरफेस पे होता है। तो जहां पे हम ये अप्लाई करेंगे वहां पे एक सरफेस होना चाहिए जो कि क्लोज होना चाहिए, नहीं है तो हम उसको अपनी तरफ से क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे। तो उस इमेजिनरी सरफेस को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोल सकते हैं। और इसकी जो शेप होती है कोई फिक्स नहीं है कि हमें हर बार स्फीयर ही लेना है, सिलेंडर ही लेना है, कुछ और लेना है। ये डिपेंड करेगा आपका कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम सरफेस को चूज करते हैं, ताकि हमें एंगल फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत ना हो। मैंने लास्ट क्लास में भी इसको अच्छे से डिस्कस किया था। उसके बाद हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, और वो सरफेस क्या होना चाहिए, must pass through that point। कौन सा पॉइंट भाई, where we have to
कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो भी गॉसियन सरफेस होगा आपका, जो भी आपने इमेजिन करना है, वो उस पॉइंट से जरूर क्रॉस होना चाहिए जहां पे आपको बोला गया है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के दिखाओ। सपोज इसके अंदर हमें पी पॉइंट पे दिया गया है, तो जो भी मैं गॉसियन सरफेस यहाँ पे कंसिडर करूंगी उसको पी पॉइंट से क्रॉस होना ही पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये है आपका बस। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप के अंदर आप क्या कर दोगे भैया, आप यहाँ पे गॉस थ्योरम को अप्लाई कर दोगे। सेकंड स्टेप में क्या कर दोगे? गॉस थ्योरम जो है आपके पास, ठीक है, वो आप अप्लाई कर दोगे। क्या कहती है गॉस थ्योरम आपकी? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, थर्ड स्टेप के अंदर क्या करोगे भाई? थर्ड स्टेप के अंदर आपकी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी। कैसी कैलकुलेशन भाई? जो ये इक्वेशन डिमांड कर रही है आपसे, इस इक्वेशन में पुट करने के लिए जो भी वैल्यूज आपको चाहिए वो आप अपने डायग्राम से देखोगे, अपना दिमाग लगा के सोचोगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या क्या वैल्यूज चाहिए होंगे आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम निकाल ही रहे हैं, उसकी तो क्या ही वैल्यू, क्योंकि क्या है एप्लीकेशन की, टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। निकालना कौन है? ई ही तो निकालना है, तो ई की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है। जब हम इसका डॉट, क्योंकि दो वेक्टर दिख रहे हैं ई और डीएस, तो हमें डॉट प्रोडक्ट खोलना है। डॉट प्रोडक्ट खोलते ही क्या दिखेगा यहाँ पे? एंगल। किसका एंगल भाई? ई और डीएस के बीच का एंगल। तो हमें क्या करना होता है? डायग्राम को देख के समझना होता है कि एंगल कितना बन रहा है ई और डीएस के बीच में। एक स्टेप ये हो गया आपका कैलकुलेशन में। दूसरा क्या हो गया? इधर चार्ज क्यू के बारे में हमें पता होना चाहिए कि क्यू कितना है, उसकी वैल्यूज रखेंगे, कैलकुलेट कर दो, ई तुम्हारे सामने आ जाएगा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक है, इसी के केस में अगर मैं हल्का सा याद कराऊं तुम्हें कि यहाँ पे पॉइंट पी के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी। ठीक है, ये किसकी वजह से है? थिन वायर जो है हमारे पास। ठीक है, कैसी है वो वायर? यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके ऊपर। तो यहाँ पे मुझे पॉइंट पी पे निकालना था, तो मैंने कैसा एक सरफेस इमेजिन किया था भाई? इसके आसपास एक सिलेंडर इमेजिन किया था मैंने। इसको गॉसियन जो सरफेस है वो बोल रही हूँ मैं। सिलेंडर क्यों इमेजिन किया था? क्योंकि जो इसकी सिमेट्री बन रही है चार्ज की, वो सिलेंडर टाइप की बन रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड चारों दिशाओं में से वायर से जैसे रेज निकलती हैं, एक किस्म से ऐसे निकल रही है। ठीक है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैसा जा रहा है? बाहर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाता है? बाहर की तरफ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऊपर और नीचे की, क्योंकि जो हमारे पास चल रहा है वो 2D में दिख रहा है। इन एक्चुअल 3D के अंदर क्या हो रहा है कि जैसे ये है, तो इसमें से ऐसे 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 हर जगह रेज जो है वो बाहर निकल रही होंगी। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे था? आउटवर्ड डायरेक्शन में था, बाहर की तरफ था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना था। फिर हमने यहाँ पे क्या किया था भाई? ये जो सरफेसेस थे इनकी वैल्यूज वगैरह पुट करी थी। याद है तुम्हें कि गॉसियन सरफेस यहाँ से क्रॉस कराया था पी पॉइंट से, और उसके बाद हमने क्या किया था? यहाँ पे इंटीग्रेशन को ओपन किया था और एंगल्स देखे थे कि हर एक सरफेस के ऊपर कितना एंगल बनता है। ठीक है, क्लियर है? मैं अगली एप्लीकेशन पे चलूं, किसी को बताऊं कि इसमें क्या एंगल्स थे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन क्या थे? स्टेप्स याद रखने हैं भाई, यही स्टेप चलने हैं आपके पास। क्या आएगा? गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है, पॉइंट पी से जरूर क्रॉस होना चाहिए, गॉस थ्योरम अप्लाई कर देनी है, कैलकुलेशन कर लेनी। ठीक है, तो आज हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्या है भाई? हमें क्या पढ़ना है? बताइए क्या पढ़ना है हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ड्यू टू अ spherical shell which is uniformly charged, हाँ डायरेक्ट आता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए, एक स्फेरिकल शेल है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी वजह से निकालना है। ठीक है, 3 पॉइंट्स पे आपसे पूछ सकते हैं भाई, हो सकता है तीनों पॉइंट पूछ लें इसके स्फेरिकल सेल के कि कहां पे फाइंड आउट। पॉइंट वो डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे यहाँ पे या यहाँ पे। ठीक है, 3 पॉइंट्स होते हैं स्फेरिकल सेल की वजह से, जहां पे आपको क्या निकालना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है। फर्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द शेल। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा? ऑन द सरफेस, on the surface of the cell, surface of the shell। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका क्या है? इनसाइड द शेल। तो ये आपके पास 3 पॉइंट्स है जो आपसे पूछे जाएंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे। तो बारी बारी से हमें तीनों का फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए कि शेल का मतलब यहाँ पे क्या है। ठीक है, शेल का मतलब क्या है कि कोई खोखला सा एक स्फीयर है। ठीक है, शेल का मतलब समझ रहे हो? शेल है मतलब अंदर से खाली है, हाँ, होलो स्फीयर है।
ठीक है, सॉलिड नहीं लिखा है यहाँ पे, वो होलो स्फीयर है, उसके ऊपर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसके आपको क्या करना है भाई, उसके किसी पॉइंट पी पे जो भी इन्होंने दिया है कि यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो सबसे पहले तो स्फीयर को ही कंसिडर कर लेते हैं, जो इन्होंने कहा है कि इसकी वजह से निकालो। सो सपोज मेरे पास क्या है, एक स्फीयर है जिसका सेंटर कितना है भाई, O है, ठीक है, उसकी रेडियस कितनी है, यहाँ पे हमने कैपिटल R उसकी रेडियस मान ली है। ये रेड कलर का जो मैंने बनाया है, ये हमारे पास वो स्फीयर है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कब बनेगा भाई, जब वो कैसा होगा, यूनिफॉर्मली, मतलब जब वो चार्ज होगा। तो लिखा हुआ है कि वो कैसे चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली इन द सेंस कि उसके हर एक एरिया पे इक्वल इक्वल चार्ज मिलेगा तुम्हें जब भी तुम पर यूनिट एरिया उठा के देखोगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देना है कि लो भाई ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है स्फीयर पे हर एक पॉइंट पे, ठीक है। अब क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट ही उठा लेते हैं। अच्छा, इसकी थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना चार्ज है। जब भी चार्ज आपके पास एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लाइन वाले को हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, याद है, लीनियर चार्ज क्या बोलेंगे इसको, डेंसिटी बोलेंगे, जब उसकी टर्म आपको गिवन थी लास्ट उसमें। जब एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है चार्ज, सरफेस वाले को क्या बोलते हैं, सरफेस पे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और एक वॉल्यूम पे जब डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसको क्या सिंबल देते हैं, लैम्डा, इसको क्या सिंबल देते हैं, सिग्मा। और जब वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं उसको, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसका सिंबल क्या लेके चलेंगे, रो। अब जरा मुझे बताइए कि यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या होती है, क्या फॉर्मूला होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का, चार्ज पर यूनिट एरिया। जो भी चार्ज होगा उसको एरिया से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलती है भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी मिलती है, ठीक है। लैम्डा में क्या होता है, क्योंकि लेंथ पे है, चार्ज पर यूनिट लेंथ चलेगा। ये वॉल्यूम पे है तो यहाँ पे चार्ज पर यूनिट जो भी वॉल्यूम होगी वो चलेगी। अब पहले तो मुझे सोच के बताओ कि जो हमने कंसीडर किया है शेल, ये इसका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेकर चलोगे या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेकर चलोगे, इसके अंदर क्या लोगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम या फिर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसकी वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसके सरफेस पे चार्ज है, अंदर कुछ नहीं है, इसमें अंदर खाली पड़ा है, कंडक्टिंग मेटल स्फीयर है ये, जो एक अंदर से क्या है, खाली है, ठीक है। इसका जो पूरा का पूरा चार्ज इसके सरफेस के ऊपर है। तो इसलिए यहाँ पे जो टर्म आप रिप्रेजेंट करोगे कि एक स्फीयर है जिसका सेंटर O है, जिसकी रेडियस R है, और जिसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है भाई, सिग्मा है। ये चीजें आप इसके बारे में बताओगे जब आप कंसिडरेशन डालने वाले, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मान लेते हैं फर्स्ट पॉइंट पे आपको ये आउटसाइड द शेल आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो अगर मुझे आउटसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो आउटसाइड द शेल मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट अस कंसीडर वी हैव अ पॉइंट P outside the shell where we have to find out the electric field intensity, ठीक है। पॉइंट P चाहिए हमें, कहां पे चाहिए भाई, आउटसाइड द शेल चाहिए। मान लेते हैं ये पड़ा वो पॉइंट P। अगर पॉइंट P यहाँ पे है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा। और गॉसियन सरफेस किस हिसाब से होना चाहिए भाई, इसको क्रॉस करते हुए जाना चाहिए, जिस पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, पॉइंट P है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है, क्या कंसीडर करूं यहाँ पे, क्या सिलेंडर कंसीडर कर लूं, गॉसियन सरफेस की शेप तुम क्या प्रेफर करोगे, क्या अच्छी लग रही है इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, किस सरफेस के अंदर इसको इनक्लोज करूं, क्या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मानी जाएगी भाई, यहाँ पे स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ही मानी जाएगी। क्यों भाई, क्योंकि इससे इजीली हमें क्या पता चल जाएगा, एंगल पता चल जाएगा हर जगह जहां भी हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द स्फीयर जो हमने कंसीडर किया है। तो ये क्या कंसीडर किया है मैंने यहाँ पे, गॉसियन सरफेस, ठीक है, क्योंकि ये स्टेप है हमारा, जब भी हमें गॉस थ्योरम लगानी है तो हमें गॉसियन सरफेस कंसीडर करना ही पड़ेगा। और वो कहां से क्रॉस होके जाना चाहिए, उस पॉइंट से क्रॉस होके जाना चाहिए जिसपे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो हमने लेट अस कंसीडर अ गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r, मान लो यहां से यहां तक का जो रेडियस है वो स्मॉल r है, ठीक है। कर लिया पहला काम, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, यही करना था, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है भाई, आपको अप्लाई गॉस थ्योरम, अप्लाई गॉस थ्योरम। क्या कहती है गॉस थ्योरम भाई, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट। सपोज दैट
जो शेल हमने कंसीडर किया वो कहाँ पे रखा है, अगर वैक्यूम में रखा है तो हम किसके साथ डिवाइड करेंगे, एप्सिलॉन नॉट के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहले सुनो इसको, बाद में नोट करना, एप्सिलॉन नॉट के साथ डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, अब लास्ट स्टेप हमारा क्या आता है कि जो वैल्यूज इस इक्वेशन के अंदर इन्वॉल्व है वो वैल्यूज हम कहीं ना कहीं से क्या करें, फाइंड आउट करें, ताकि हमारा जो मेन टारगेट है ई को निकालने वाला वो यहाँ पे पूरा हो पाए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, इंटीग्रेशन को ओपन करना पड़ेगा। किसके इंटीग्रेशन को, पॉइंट पी के ऊपर ही मैं कोई क्या कंसिडर कर लेती हूँ, छोटा सा सरफेस कंसिडर कर लेती हूँ, जिसको मैं क्या बोल रही हूँ, डीएस बोल दिया। ठीक है, पूरे स्फीयर का एक छोटा सा हिस्सा उठाया मैंने, जिसको मैंने डीएस बोला है। इसका जो एरिया वेक्टर होगा, क्या है इसका एरिया वेक्टर, जो भी होगा वो कहां जाता है, हमेशा आउटसाइड, बाहर की तरफ डायरेक्शन में जाता है। किसी भी एरिया का अगर तुम्हें एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है वो हमेशा कैसे जाता है, आउटसाइड जाता है। क्लोज जो आपके पास सरफेस है उसमें अगर मैं यहाँ पे एक एरिया कंसीडर करूं, उसका एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा, यहाँ पे कंसीडर करूं उसका एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा। कोई मर्जी पॉइंट उठा लो, आपको हर जगह एरिया वेक्टर क्या मिलने वाला है भाई, जो परपेंडिकुलर होगा सरफेस के परपेंडिकुलर मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सरफेस कंसीडर किया है डीएस, उसका एरिया वेक्टर जो है ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, ऑफ कोर्स है, क्योंकि चार्ज रखा है। कौन सा चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज रखा है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है भाई, आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो रेडियली आउटवर्ड यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, कैसे जा रही है वो, ऐसे बाहर की तरफ जा रही है। हर जगह पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकलेंगी, हर जगह से कैसे जा रही है वो, ऐसे रेडियली आउटवर्ड जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ये हमारे पास एरिया वेक्टर हो गया। इसको डीएस ऐसे वेक्टर डीएस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, और इसको आप यहाँ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि जो भी एंगल देखो आप अपना एरिया वेक्टर के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, यहाँ पे दोनों दो वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंगल कितना बन के आ रहा है, 0 डिग्री का। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ओपन करूं, इसका डॉट प्रोडक्ट अगर ओपन करूं तो क्या बनेगा, ईडीएस कोस थीटा बनता है। उसकी जानकारी में ले आई वहां से कि भाई ऐसा कुछ है, थीटा का जो वैल्यू है, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर आ जाओ भाई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्यू कितना है, क्यू तो हमें दे नहीं रखा, हमें तो क्या दे रखा है, सिग्मा दे रखा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। हमें पता है कि सिग्मा क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन जो भी एरिया होगा। ठीक है, चार्ज अपॉन क्या होता है, चार्ज अपॉन क्या होता है भाई, आपका एरिया होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं सपोज कि इसका जो सरफेस एरिया, अभी के लिए मैं मान लेती हूँ इसका सरफेस एरिया कितना है आपके पास, कितना मानोगे, क्यू का क्यू रखना है। फिलहाल के लिए तुम्हारी मर्जी, तुम जब चाहोगे लास्ट में जाके तुम चाहो तो सिग्मा वाली वैल्यू पुट करके देख लेना कि क्या है। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं क्यू का क्यू रख रही हूँ यहाँ पे, क्यू अपॉन क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, एप्सिलॉन नोट कर दिया। ठीक, 4 पाई आर स्क्वायर कर लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ कि मैं टोटल क्या लेके चल रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई थी आपके पास, 0, एज थीटा क्या आ गया, 0 डिग्री। पुट कर देंगे यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस कोस क्या बन गया भाई, 0 इज इक्वल टू, इधर क्या चल रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये तो चला गया यहाँ से, कोस 0 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, क्लोज इंटीग्रेशन में सिर्फ क्या बचा, ई डी एस इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बहुत सारे महान बच्चे मेरे पास ऐसे भी मिलते हैं, वो कहते हैं क्या फायदा हुआ इतनी कैलकुलेशन का, यहीं से तो चले थे, यहीं पहुंच गए, यहीं से तो चले थे। ईडीएस इंटीग्रेशन में यहाँ पे भी था, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, और यहाँ पे भी क्या है, ईडीएस इंटीग्रेशन में इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। भाई दोनों में फर्क है, यहाँ पे क्या चल रहा था, डॉट प्रोडक्ट चल रहा था। अगर इनके बीच में कुछ और एंगल बन रहा होता तब ये चीज तुम्हें यहाँ ना दिखती। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वेक्टर को सोल्व करके देखा पहले कि एंगल कितना है, कोई अलग से एंगल तो नहीं बना, 90 का एंगल तो नहीं बन रहा जिससे टर्म ही गायब हो रही हो। ठीक है, तो हमने देख लिया कि एंगल 0 का बन रहा है। अब मैंने इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाने, वेक्टर यहाँ थे वो खत्म हो चुका है प्रोसेस, हमने उसको ओपन कर दिया, अब सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अगर तुम्हें दिखाना है तो आप ऐसे करके दिखाओगे कि ई का मैग्नीट्यूड बचा और किसका बचा, आपका जो भी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड बचा है, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अभी इसके अंदर क्या है भाई, ई की वैल्यू क्या है, ई क्या है, पॉइंट पी, कहीं भी मान लो तुम, गॉसियन सरफेस जो था ना, उस गॉसियन सरफेस पे पॉइंट पी यहाँ मान ले, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, कहीं मर्जी मान लो, वो इस स्फीयर से जो इसकी डिस्टेंस है वो कैसी है, कांस्टेंट डिस्टेंस है। ठीक है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो रहेगी तुम्हारी क्या रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, एरिया पे हर एक पॉइंट पे किसी मर्जी एरिया को उठा के देख लो, आपका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं हो रहा है।
तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ई चेंज नहीं हो रहा तो ई क्या है भाई, यहाँ पे कांस्टेंट है। ई को हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे। क्लोज इंटीग्रेशन किसका चल रहा है आपका, ds का, इज इक्वल टू क्या है भाई, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन, जिसके तुमने छोटा सा टुकड़ा उठाया था ना, उस पूरे टुकड़े को जोड़ दो। अब बताओ कि कितना एरिया बन रहा है। किसका छोटा सा पीस उठाया था तुमने, कहां से उठाया था, जो गॉसियन सरफेस है इसका छोटा सा पीस उठाया था। अगर सारे गॉसियन सरफेस के सारे पीसेस को मैं ऐड कर दूं, बिकॉज इंटीग्रेशन मींस एडिशन, ठीक है, तो अगर मैं उन सबको ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा, जो भी गॉसियन स्फीयर है पूरा का पूरा मिल जाएगा मुझे। ठीक है, तो गॉसियन स्फीयर का जो एरिया बनेगा वो कितना बनेगा, स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। कौन से वाला आर स्क्वायर, जो इस गॉसियन का रेडियस है वो वाला आर स्क्वायर, ना कि अंदर वाले का उठा के आर स्क्वायर करोगे यहाँ पे, क्योंकि इंटीग्रेशन किसका चल रहा है हमारे पास, कौन से वाले का चल रहा है भाई, गॉसियन सरफेस का इंटीग्रेशन चल रहा है, उसी का एंगल, उसी से हमने एलिमेंट उठाया था, उसी का एंगल देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से e की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, q अपॉन, ऐसे लिख दूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्या भाई, आर स्क्वायर। अब जरा याद करो भाई, क्या कुछ ऐसा रिजल्ट हमने पहले भी देखा है, नहीं, क्या कुछ ऐसा रिजल्ट हमने पहले भी देखा है, किसी की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिखा हो जो तुमने पढ़ा हो। हाँ, कूलम्स लॉ में जब हमने पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, कि अगर सिर्फ आपके पास क्या है, कोई चार्ज पड़ा हुआ है, कैसा चार्ज में, कोई क्यू चार्ज है, उससे किसी आर डिस्टेंस पे मुझे क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो वहां पे भी जाके चेक करना, डेरिवेशन के अंदर सेम रिजल्ट आ रहा है कि E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर करके फॉर्मूला आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्फेरिकल शेल है ना, अपने आउटसाइड कोई भी पॉइंट होगा वहां पे कैसा बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, अपने बाहर वाले को एक ऐसा दिख रहा है कि कोई पॉइंट चार्ज है जिसके ऊपर मतलब पूरा चार्ज जो है एक पॉइंट पे रखा हुआ है, लेकिन इन एक्चुअल हमने पता है कि शेल है और उससे किसी आर डिस्टेंस पे हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। मैंने क्यू की वैल्यू इसलिए यहाँ पे पुट नहीं करी थी ताकि हम यहाँ पे कंपेयर कर पाए कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहीं देखा था या नहीं देखा था। अदरवाइज अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में चलूं, इसको यहीं पे चेक कर लेते हैं, अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में चलूं, क्यू की जगह क्या लिखूंगी भाई मैं, क्या होता है सिग्मा तुम्हारा, क्या होता है, क्यू अपॉन एरिया होता है। ठीक है, क्यू अपॉन एरिया होता है, क्या, किसका एरिया भाई, जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसी का तो एरिया लेंगे, इसका एरिया लिया जाएगा, इस शेल का एरिया। ठीक है, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो एरिया क्या है इसका, यहाँ पे हो गया Q डिवाइड बाय एरिया, क्या है अंदर वाले का एरिया, क्या है शेल का, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे रखू इक्वेशन में, यहाँ पे देखो इसको, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर E क्या हो जाएगा मेरे पास, Q की जगह क्या, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्या चल रहा है भाई, आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ रेडियस के रेशियो में दिखेगा, हमें 4 पाई से 4 पाई निकाल देंगे, आंसर क्या बचेगा, सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो कुछ रिजल्ट ऐसा है। ठीक है, सिर्फ एक स्टेप आगे जाना है, आप कैलकुलेशन में सिंपल इतना याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जहां जरूरत पड़े। हाँ, रिजल्ट क्या है, सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्या है, स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो रिजल्ट कुछ ऐसा है, अगर आपको जरूरत पड़े तो एट द जहां भी तुम्हें जरूरत पड़ रही है आप सीधा क्यू का वहां पे वाला फॉर्मूला लगा के पुट कर सकते हो। अदरवाइज डेरिवेशन में आपको यहां तक जाने की जरूरत नहीं है, आप डेरिवेशन यहां तक करके आ जाओगे, दैट्स इट। इतना पूछा था हमने, बता दिया कि आउटसाइड द शेल क्या बनने वाला है। ठीक है, टाइम चाहिए नोट करने के लिए, कर लिया साथ साथ। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, ऑन द सर्फेस ऑफ द शेल। सेकंड पॉइंट में क्या करना है, हमें जो चार्ज डेंसिटी है वो कहां पे निकालनी है, ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। नेक्स्ट पेज ही यूज करते हैं। ऑन द सरफेस क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो वही हमारे पास क्या है, एक सरफेस है जिसके ऊपर क्या है आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, शेल का सरफेस है, यूनिफॉर्मली चार्ज उसके ऊपर क्या है भाई, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका रेडियस कितना कंसीडर किया है आपने, कैपिटल आर कर लो, स्मॉल आर कर लो, जो भी आपने लेना है वो तुम्हारी इच्छा है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई हर बार जो सिंबल में यूज कर रही हूँ तुम्हें वही करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास वो शेल है जिसके ऑन द सरफेस यानी कि कहाँ भाई, कहाँ पे मुझे वो करना है भाई,
ये बना दिया, ये मान लेते कोई पॉइंट ये पड़ा है P, ठीक है, सरफेस के ऊपर ही पॉइंट P है, मुझे इसके ऊपर ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहला पॉइंट तो क्या आ जाता है, अभी अगर सरफेस पे ही पॉइंट P है तो आपका सरफेस से ही उस पॉइंट P से ही क्रॉस करते हुए क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपका क्या है कि गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है। कहां से क्रॉस करेगा गॉसियन सरफेस भाई, इसी पॉइंट से क्रॉस करेगा जहां पे आपका क्या रखा हुआ है, पॉइंट P रखा हुआ है। तो गॉसियन सरफेस और शेल का जो, ठीक है, तो उसी रेडियस का आपका गॉसियन सरफेस हो गया, उसी रेडियस का आपके पास क्या हो गया यहाँ पे जो शेल है वो हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने कंसीडर कर लिया। सेकंड स्टेप के अंदर हमें क्या करना है भाई, गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है। गॉस थ्योरम क्या कहती है, E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब डॉट प्रोडक्ट खोलना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट खोलोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, क्लोज इंटीग्रेशन, E के ऊपर वेक्टर मत लगाओ अब क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ओपन कर रहे हो, तो ये हटा दिया यहाँ से। ठीक है, क्या जाएगा, E ds cos थीटा इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस थीटा की वैल्यू हमें नोट करनी है, क्या वैल्यू बनेगी भाई, इसका अगर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं, किसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है, पॉइंट P के ऊपर जो भी आप एरिया कंसीडर कर रहे हो, अगर मैं इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करूंगी कैसे बनेगा भाई, आउटसाइड डायरेक्शन में बनेगा, ऐसे बाहर की तरफ बनेगा। ठीक है, और इसका जो है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं उसकी वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बन ही रहा है हमारा आउटसाइड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम पहले भी देख चुके हैं कि भाई कैसे बन रहा है, इस स्फीयर की वजह से हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है। तो अगेन यू कैन चेक द एंगल बिटवीन E एंड ds कितना बन रहा है, 0 डिग्री का। तो यहाँ पे एंगल की वैल्यू पुट कर देंगे भाई, क्लोज इंटीग्रेशन E ds cos कितना भाई, 0 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे ये चला गया, इंटीग्रेशन में वही सेम स्टेप्स हैं। ठीक है, जब एक दो बार अपने आप करोगे ना, तुम्हें अपने आप दिख जाएगा कि क्या चल रहा है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के करना, रटोगे तो बस गया। रटने की चीज है ही नहीं है, रटने की चीज है ही नहीं, समझने की चीज है, समझ के करना है बस। ठीक है, तो यहाँ से E को, E कांस्टेंट बनेगा, पॉइंट P कहीं मर्जी कंसीडर कर लूं मैं, हर जगह E सेम मिलेगा। E को बाहर निकाल लेना इंटीग्रेशन में, कौन भाई, ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब की बार इंटीग्रेशन ओपन करोगे तो 4 पाई, छोटा r यहाँ है ही नहीं कोई। ठीक है, स्मॉल r तो नहीं है ना, कैपिटल r ही है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या ओपन होगा आपका, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप चाहो तो इसको ऐसे दिखा दो, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्या भाई, R स्क्वायर। सिर्फ एक ही फर्क आया है लास्ट रिजल्ट में और इस रिजल्ट में, क्या डिफरेंस आया है भाई, ये देखो यहाँ पे क्या था आपके पास, अरे ये देखो यहाँ पे क्या था आपके पास, सिर्फ इस चीज का डिफरेंस आया है, डिस्टेंस का। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे भी है और Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास यहाँ पे भी है, सिर्फ वहां स्मॉल r स्क्वायर था, यहाँ कैपिटल R स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि कम पास आ गए ना, हम शेल के पास आ गए हैं, तो आपका जो डिस्टेंस है वो कम हो गया है। क्लियर जी, बिल्कुल Q की वैल्यू पुट कर देंगे, Q किसके बराबर होगा, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, Q क्या बन गया, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू Q की जगह सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में कौन भाई, r स्क्वायर। तो यहाँ पे जो कॉमन चीज है वो गई, क्या बचा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अ शेल व्हिच इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। आई होप कि क्लियर है, वही स्टेप्स फॉलो किए जो पीछे किए थे, जहां पहुंचा देगी हमारी कैलकुलेशन वही आंसर है, अगर तुमने कैलकुलेशन सही से की है तो। सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन करना आना चाहिए कि हाँ भाई ये चल रहा है। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसका भाई, लास्ट क्या करना था हमें, शेल के अंदर जाके चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कितनी बनेगी। तो वही पूरी चीज की आपके पास एक शेल है जो कि कैसा है भाई, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। अब मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी क्या वो शेल के अंदर भी है, तो पहले ही हमें पता है कि आंसर क्या आने वाला है, इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ऐसे हर पॉइंट से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में 90 का एंगल बनाते हुए निकलेंगे भाई, दिख कैसी मर्जी रही हो इसके अंदर आपको ये। ठीक है, 90 का एंगल डायग्राम में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि निकलेंगे कैसे, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकलेंगे। ठीक है, किसी भी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर निकलती हैं, और हमने वजह भी जानी थी क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या करती है, रिपेल करती है।
रिपल्शन की वजह से वो 90 का एंगल बनाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्फीयर है, इसका सेंटर O है, रेडियस इसकी कितनी है भाई, कैपिटल R है। इसके अंदर कोई पॉइंट मान लो जहां पे मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये पड़ा पॉइंट P, ठीक है। अगर यहाँ पे निकालना तो फर्स्ट स्टेप क्या है भाई, इसी से क्रॉस करते हुए क्या मानना है, गॉसियन स्फीयर, ठीक है। गॉसियन सरफेस इसी से क्रॉस करते हुए जाना चाहिए। तो गॉसियन सरफेस हमने बना लिया, गॉसियन सरफेस है तो उसकी रेडियस भी बता दो कि भाई गॉसियन सरफेस की रेडियस आपके पास स्मॉल r या वट एवर जो भी तुम्हें मेंशन करनी है कि वो हो गई है, ठीक है। गॉसियन सरफेस बनाया और उसकी रेडियस मेंशन कर दो कि दिस इज द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या कर देना है, गॉस थ्योरम अप्लाई कर देनी है भाई। गॉस थ्योरम क्या कह रही है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds इज इक्वल टू क्या भाई, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। q अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट। अब बस इसमें आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं कैलकुलेशन करने की जरूरत है भाई, मैं जब q की वैल्यू यहाँ पे देख रही हूँ, क्यों क्या, चार्ज इनक्लोज, गॉस ने क्या कहा था भाई, मेरे सरफेस के अंदर जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर जितना चार्ज रखा होगा उससे डिवाइड करोगे एप्सिलॉन नॉट को। अब जो गॉसियन सरफेस तुमने दिख रहा है यहाँ पे कितना चार्ज है, इसके अंदर कितना चार्ज है, गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, पूरा चार्ज तो बाहर रह गया। तो अगर यहाँ पे चार्ज नहीं है तो हियर Q इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। विच Q इज जीरो, जो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, इनसाइड द गॉसियन सरफेस, क्योंकि एप्लीकेबल ही इनसाइड द गॉसियन सरफेस जो चार्ज होता है उस पे है। तो क्यों अगर आपका जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या बच गया भाई, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds क्या हो गया आपके पास, जीरो हो गया। क्लियर। अब ये दो चीजें हैं मेरे पास, या तो ई जीरो रहा होगा या फिर क्या जीरो रहा होगा, ds जीरो रहा होगा, ठीक है। तीन प्रोबेबिलिटीज है हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, जो कि हमें दिख नहीं रहे, चांस की 90 का बनता हो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि ds तो जीरो हो नहीं सकता, ठीक है। कौन सा ds भाई, जो गॉसियन सरफेस माना है उसका अगर मैं क्या करूं, इंटीग्रेशन करूं यहाँ से एलिमेंट, वो जीरो थोड़े ना है, गॉसियन सरफेस तो है यहाँ पे जो इमेजिन किया है हमने। उसके बाद क्या बचा कि आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ऑन द सरफेस वो मैक्सिमम है, आउटसाइड द सरफेस वो धीरे 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 क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये ग्राफिकली भी आपको रिप्रेजेंट करना है कि क्या हुआ, पूरे पिक्चर के अंदर क्या दिखा आपको कि अगर ये हमारे पास डिस्टेंस है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ द शेल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हुआ भाई, जब तक उसका रेडियस नहीं आ गया, किसका रेडियस भाई, शेल का रेडियस नहीं आ गया, तब तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, जीरो है। जैसे ही रेडियस पे हम उसके सरफेस पे आए हैं तो हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है भाई, उसकी वैल्यू आई थी हमारे पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर करके, एकदम से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, उसके अंदर कुछ नहीं है, खत्म है, उसके अंदर चार्ज ही नहीं है, ठीक है। उसके बाहर क्या हो रहा था, आर स्क्वायर पे इनवर्सली डिपेंड कर रहा था। तो बाहर वाला ग्राफ कुछ इस तरीके से तुम्हें देखने को मिलेगा। यहाँ पे ई जो है उसका क्या था, वो आर स्क्वायर के ऊपर कुछ इस तरीके से डिपेंड कर रहा था। सो दिस इज द ग्राफ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये मेंशन किया है। आउटसाइड क्या हो रहा है आपका, कोई फिक्स नहीं है, वो डिस्टेंस के हिसाब से चेंज होने वाला है। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्टेंस, which distance of that point where we have to find out the electric field intensity due to the shell, ठीक है। उसके सेंटर से, शेल के सेंटर से पॉइंट P कितनी दूर है, उसका डिस्टेंस। होप सो कि क्लियर है, ठीक है। टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, कुछ नहीं है, हर उसमें वही स्टेप फॉलो करने। सो ये इसकी क्या आ जाएगी हमारे पास भाई, नेक्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज, ठीक है। यानी कि एक ऐसी शीट है जो बहुत पतली है और जो इनफिनाइटली पता नहीं हमें कहां तक है, ठीक है, उसका एंड नहीं है हमारे पास उस शीट का। शीट इन द सेंस जो आप पेपर ले रहे हो ना, समझ लो अभी के लिए वो पेपर ही है, लेकिन वो बहुत थिन है, ठीक है, बहुत थिन है। उसकी थिकनेस हमें यहाँ पे क्या करनी है, इग्नोर करनी है कि उसके अंदर थिकनेस है ही नहीं। तो एक शीट है, उसकी बाउंड्रीज आपको क्या करनी है, थोड़ी सी ऐसे रैंडम ड्रॉ करनी है, क्योंकि ये क्या है भाई, इनफिनाइट लॉन्ग है, ठीक है। तो इसकी बाउंड्री शार्प अगर आप बना रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि भाई आपको पता है कि यहाँ तक इसका एंड है। लेकिन अगर हमने थोड़ा सा जिगजैग बना दिया तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। आप चाहो तो उसको डॉटेड उसमें ड्रॉ कर सकते हो जिगजैग करते हुए, ठीक है। एक शीट है जिसके ऊपर कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है,
हर जगह इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमने भी इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि दैट इज अ शीट विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, कोई पॉइंट P है भाई, ठीक है, इस सीट से उसका डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है कि ये R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है जो P है, इसके ऊपर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्लियर? तो अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो इस पॉइंट से क्रॉस करता हुआ मुझे क्या इमेजिन करना पड़ेगा भाई, एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा। अब कैसा गॉसियन सरफेस मैं यहाँ से इमेजिन करूंगी, मैं यहाँ पे भाई कौन सा गॉसियन सरफेस इमेजिन करने वाली हूँ, एक सिलेंडर इमेजिन करने वाली हूँ। उसके लिए कैसा सिलेंडर, एक ऐसा सिलेंडर भाई जो इस शीट से क्या करके जा रहा है, क्रॉस करके जाएगा, आधा सिलेंडर इधर रह जाएगा और आधा इधर निकल जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी है, सच में ऐसा नहीं है कि शीट को कट करके क्रॉस कर रहा है। जो सरफेस हम कंसीडर करते हैं वो क्या होता है कि इमेजिनरी सरफेस होता है। ठीक है, ये हमारी इमेजिनेशन है कि कुछ एक ऐसा सिलेंडर है जो शीट के बीच में से ऐसे क्रॉस हुआ है। तो हमने यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस को इमेजिन कर लेना है, इसको ड्रॉ करेंगे, यहां से क्रॉस होना चाहिए इस पॉइंट से वो, तो सबसे पहले तो इस पॉइंट से ऐसे क्रॉस करते हुए इसका एक एंड बनाना है, ये यहां तक। ठीक है, उसके बाद सीट के बैक साइड से ऐसे निकल के आ रहा है। ठीक है, इसके पीछे वाला हिस्सा दिखेगा नहीं तुम्हें, इसीलिए। ठीक है, तो यहां से इसने क्या किया है भाई, क्रॉस किया है यहाँ पे। इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या है भाई, ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। एरिया वेक्टर, अगर मैं एरिया वेक्टर इसका बना रही हूँ तो इसका कैसे जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और इसका सरफेस एरिया की वैल्यू में मैं बता देती हूँ कि जो सिलेंडर आपने इमेजिन किया है, सपोज उसका जो सरफेस एरिया है, उसका जो एंड का एरिया है, ठीक है, बेस एरिया, वो कितना है, A है। अगर इधर A है, क्योंकि हमने सिलेंडर भी यूनिफॉर्म कंसिडर किया है, तो ये वाला एरिया भी जो वैल्यू होगी उसकी कितनी है भाई, A है। अगर यहाँ पे A है तो ये वाला जो पोर्शन पेपर को जो इन्वॉल्व कर रहा है, पेपर के अंदर से जो जा रहा है, वो वाला एरिया भी आपके पास क्या बनेगा, A ही बनेगा। ठीक है, यहां से अगर मैं एरिया वेक्टर बनाऊं इसका, तो एरिया वेक्टर इसका ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है, इसका भी ऐसे बाहर की तरफ जाएगा एरिया वेक्टर, इधर वाले एरिया का भी बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, एक जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया बन गया, कर्व्ड सरफेस एरिया के ऊपर अगर मुझे एरिया वेक्टर ड्रॉ करना तो उसका एरिया वेक्टर कैसे जाएगा, ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में। कहीं मर्जी ड्रॉ कर लो, ऊपर कर लो, नीचे कर लो, हर जगह आपको दिखेगा कि ये बनने वाला। ठीक है, तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपके पास एक प्लेन शीट है जो इनफिनाइटली लॉन्ग है, आपने उसमें से क्या कर देना है, उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है और फिर एक गॉसियन सरफेस को इमेजिन करना है। उस पॉइंट P से जरूर क्रॉस करना चाहिए वो पॉइंट, वो गॉसियन सरफेस जिसपे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करोगे भाई, गॉस थ्योरम अप्लाई कर दोगे। गॉस थ्योरम आपको क्या कहती है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू क्या भाई, आपके पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब Q के बारे में क्या बता रखा है, क्योंकि एक शीट है, शीट 2D होती है कि 3D होती है कि 1D होती है, 2D। एक शीट है आपके पास, तो शीट 2D यानी कि सरफेस, तो इसका क्या दे रखा है तुम्हें, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है। क्लियर, इसका क्या दे रखा है तुम्हें कि सरफेस चार्ज डेंसिटी उसकी कितनी है, सिग्मा। कि कोई मर्जी यूनिट उठा लो, उसकी यूनिट एरिया कहीं मर्जी से उठा लो, उसके ऊपर जो चार्ज मिलेगा कितना मिलेगा, सिग्मा चार्ज मिलेगा, ऐसा कुछ है। समझ आ रहा है, सिग्मा का मतलब क्या है कि यूनिट एरिया कोई सा मर्जी उसका उठा लो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से उठा लो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से उठा लो, कहीं मर्जी से उठा लो, हर जगह चार्ज आपको क्या मिलने वाला है भाई, सिग्मा चार्ज है उसके ऊपर। ठीक है, तो उसके हिसाब से जितना भी एरिया हमारा इन्वॉल्व होगा हम वो निकाल लेंगे। मैंने गॉस थ्योरम को अप्लाई किया, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जब मैं डॉट प्रोडक्ट ओपन करूंगी, डॉट प्रोडक्ट ओपन करने से पहले मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि क्या जो मैं एंगल इमेजिन कर रही हूँ, क्या हर सरफेस पे वही एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक शीट है, ठीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा भाई, इससे ऐसे बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, पैरेलल है जो एक दूसरे के, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। इसका एंड हमें नहीं पता कहाँ जाके एंड करेंगी वो एक दूसरे को, जहां एंड होगा वहां पे जो है, क्योंकि थिकनेस इतनी कम है कि वहां पे हम ऐसे ड्रॉ नहीं कर रहे हैं इसकी लाइंस की भी, ऐसे नीचे भी जा रही है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाती है। मैंने साइडों वाले ही बनाए हैं, ये वाला इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये क्या है, इनफिनाइटली लॉन्ग है, मुझे नहीं पता कि इसका एंड कहाँ पे है, तो हमारे पास जितना हिस्सा है हमने सिर्फ उतने का बनाया है। ठीक है, तो अब अगर मैं ये डॉट प्रोडक्ट देखूं, यानी कि एंगल देखो किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और एरिया वेक्टर्स के बीच में, तो मुझे क्या दिख रहा है भाई कि अगर ये
कर्व्ड सरफेस एरिया का मैं देखूं, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में, दोनों में एंगल कितना बन रहा है भाई, 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे 90 दिख रहा है, ठीक है। इधर वाले का चेक करना भाई, जो बेस एरिया था इधर, इसका एरिया वेक्टर कहाँ जा रहा है, ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो इसका एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे थीटा का एंगल कितना बन रहा है भाई, 0 डिग्री का। यहाँ पे चेक करना, ये इसका एरिया वेक्टर जो इधर जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कैसे आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, अगेन थीटा कितना बन गया भाई, 0 डिग्री बन गया, यानी कि 3 सरफेसेस बन रहे हैं इसके, कहीं पे 2 पे एंगल कुछ बन रहा है, 1 पे कुछ बन रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन में डायरेक्ट एक एंगल पुट नहीं कर सकती, मुझे इसके 3 हिस्से करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है 3 ही बन रहे हैं यहाँ पे, कि एंगल क्या हो रहे हैं, इधर 0 ऊपर नीचे 90 का चल रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लोज इंटीग्रेशन को ओपन करूंगी सरफेस नंबर 1 के लिए, ये तुम डायग्राम में दिखाओगे किसको 1, किसको 2, किसको 3, सरफेस 1 मान लिया, इधर वाले को सरफेस 2 मान लो, और जो ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है इसको क्या मान लो, सरफेस नंबर 3, ठीक है। तो आप इसे यहाँ पे लिखोगे सरफेस 1 के लिए ई डॉट ds प्लस सरफेस 2 के लिए ई डॉट ds प्लस सरफेस 3 के लिए ई डॉट ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सरफेस 1 के लिए डॉट प्रोडक्ट ओपन करो, 2 के लिए, फिर 3 के लिए, 1 के लिए ओपन करोगे तो एंगल क्या जा रहा है भाई, ई ds कोस कितना भाई, 0, पहले के लिए कितना बन रहा है, फर्स्ट के लिए ओपन करोगे तो क्या बनेगा, ई ds कोस 0, कहां से दिख रहा है, यहाँ डायग्राम से, ये 0 एक एंगल बन रहा है फर्स्ट के अंदर, ठीक है। फिर सेकंड के लिए ओपन करोगे, वहां पे भी क्या बन रहा है, हाँ सेकंड पे भी क्या बन रहा है, ई ds कोस 0, ठीक है। फिर थर्ड पे क्या बन रहा है आपका, ई ds कोस कितना बना भाई, 90 डिग्री का, थर्ड सरफेस, थर्ड कौन सा भाई, ये कर्व्ड सरफेस 90 का एंगल, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ गया आपका q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 0 क्या बनेगा, ये वाला हिस्सा थर्ड सरफेस से जो निकल रहा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या बन जाएगा, 0। आपके पास क्या बचा, कोस 0, कोस 0 क्या हो गया, 1 हो गया, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ आपके पास क्या बच रहा है भाई, ई ds बच गया, ठीक है, यही बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ ई ds इज इक्वल टू क्या चल रहा है आपके पास, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब E क्या है आपकी, E की वैल्यू क्या है भाई, क्योंकि यहां से ये देखो, यहाँ पे सरफेस 1 की डिस्टेंस कितनी है, r है, ठीक है, सरफेस 2 की डिस्टेंस कितनी है, r है, एरिया कितना है, सेम एरिया इधर से निकल रहा है, सेम एरिया इधर है जहां से हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इन दोनों के लिए कांस्टेंट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, तो इंटीग्रेशन से बाहर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इंटीग्रेशन में क्या बचा आपके पास, ds बचा, किस किस का चल रहा है इंटीग्रेशन, 1 और 2 का, जो भी एरिया रहा होगा उसका इंटीग्रेशन, क्योंकि 2 टाइम्स हमने कर दिया तो आपको यहाँ पे 1 और 2 का दिखाने की जरूरत नहीं है, जो भी एक का एरिया है वही दूसरे का है, इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2e इंटू क्या बनेगा, इंटीग्रेशन करने के बाद कहां से हिस्सा उठाया था, इसका ये छोटा सा हिस्सा था ds, कहां पे था छोटा सा पोर्शन ds भाई, ये पॉइंट P पड़ा है, इसका छोटा सा पॉइंट था, ये था हमारे पास ds, ठीक है। अब अगर इन छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं जोड़ दूं, टोटल एरिया जो मैंने a मान रखा है वो मिल जाएगा, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, कितना एरिया मिल गया मुझे, a, ठीक है, इज इक्वल टू क्या चल रहा है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से e की वैल्यू क्या आ जाएगी, q अपॉन 2a और साथ में क्या, एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर अब मुझे किस टर्म में दिखाना है, मुझे सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में दिखाना है, ठीक है। तो इस सिलेंडर की क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस, कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो गॉसियन सरफेस कौन था, ये सिलेंडर था गॉसियन सरफेस, इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज आया, जो इस एरिया पे, जो इसके हिस्से में एरिया है, जितना सिलेंडर का एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसके ऊपर जो चार्ज होगा वही तो आया, कितना है इसका एरिया, a है, कितना एरिया है, a, एक यूनिट एरिया होता है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, सिग्मा, ठीक है। अब एरिया कितना है, a के ऊपर चार्ज कितना रहा होगा भाई, क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू a डिवाइड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, a से a कैंसिल आउट हुआ, क्या बचेगा भाई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर आया आपका। और इसके अंदर ना नोट करने की बात पता क्या है,
कि अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम जितना भी हमने फाइंड आउट किया है, चाहे हमने वो पॉइंट चार्ज की वजह से निकाला, चाहे हमने डायपोल की वजह से निकाला, चाहे हमने एक यूनिफॉर्म वायर की वजह से निकाला, चाहे हमने स्फीयर की वजह से निकाला, हर बारी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर वैल्यू आई है तो उसमें मुझे आर दिखा था कि डिस्टेंस के हिसाब से ऐसे चेंज हो रहा है, वैसे चेंज हो रहा है। ये अकेला फॉर्मूला मुझे ऐसा दिखा अभी तक कि जिसके अंदर आर का कोई रोल ही नहीं है। आर का कोई रोल ही नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डिस्टेंस पे आप निकाल रहे हो, यहाँ पे निकाल रहे हो, यहाँ पे निकाल रहे हो, यहाँ पे निकाल रहे हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप शीट से कितनी दूर पे हो। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा भाई? क्योंकि ये शीट जो है इन्फिनाइटली लॉन्ग है। सपोज करो कि जैसे रूम हो गया, जो वॉल है ये तुम शीट के जैसे कंसिडर करो कि इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और मैं शीट के इतनी पास खड़ी हो जाऊं जाके, ठीक है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक मतलब एरिया जो मैंने ले रखा है, कुछ एक पर्टिकुलर ये एरिया ले रखा है, ठीक है, तो ज्यादा बड़ा ले लिया, उसके हिसाब से हम थोड़ा छोटा मान सकते हैं। तो यहाँ पे इस बोर्ड से जितनी लाइंस निकल रही होगी वो फिक्स है, ठीक है, आगे करूंगी तब भी उतनी आ रही है, यहाँ करूंगी तब भी उतनी आ रही है, यहाँ करूंगी तब भी उतनी, की शीट इतनी इनफिनाइट है आपकी, जिसकी वजह से आपकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या हो रही है, चाहे आप यहाँ से काउंट कर लो, यहाँ से काउंट कर लो, यहाँ से काउंट कर लो, हर बार एक पर्टिकुलर एरिया में से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या चल रहा है आपका, सेम चल रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकल रही है, पैरेलल निकल रही है एक दूसरे से। वो ऐसे अगर स्प्रेड कर रही होती, बाहर की तरफ जा रही होती, तब कम हो जाती जैसे जैसे हम दूर जाते तो। लेकिन अभी हम क्या मान के चल रहे हैं कि इन्फिनाइट लॉन्ग है, और उसके कंपैरिजन में जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो क्या है, पास में है पॉइंट, इसीलिए हर एक पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा है, इलेक्ट्रिक जो वैल्यू है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या चल रही है, कांस्टेंट चल रही है। आ रही है बात समझ में कि जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है, उनको मौका ही नहीं मिल रहा कि वो क्या कर जाए, इस तरह से इस तरीके से एक दूसरे से क्या हो जाए, दूर हो जाए, ठीक है। अगर ये मौका उनको मिल जाए दूर होने का तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है धीरे 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 डिस्टेंस के हिसाब से डाउन जाएगा। लेकिन अगर वो मौका ही नहीं है इसके पास तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहने वाला है भाई, फिक्स रहने वाला है, वो चेंज वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड ही नहीं करना। इस बात का ध्यान रख लेना। पता चले पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछ रखा है, क्या क्वेश्चन पूछ रखा है कि भाई डिस्टेंस के साथ जो है वैल्यू कैसे वेरी करती है, तो यहाँ पे डिस्टेंस पे इंडिपेंडेंट है, डिस्टेंस के हिसाब से वेरी करती ही नहीं। और इसका जो रिजल्ट आया है भाई, रिजल्ट जरूर याद रख लेना। रिजल्ट क्यों याद कर लेना है तुम्हें, क्योंकि ये काम आएगा तुम्हें। कहाँ काम आएगा भाई, जब आप कैपेसिटर पढ़ोगे ना, कैपेसिटर के अंदर ये शीट्स ही होती हैं, ठीक है, तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने में आपको काम आएगा। मैं आज पहले ही बता रही हूँ कि भाई ये वाला जो डेरिवेशन है तुम्हें काम आने वाला है, ठीक है। इसका मेन जो है कैपेसिटर में क्या रोल आएगा वो हम कल की क्लास में भी देखेंगे कि किस तरीके से काम आएगा।